राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर स्टूडियो में जो कृषि गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, इसका विषय है समृद्ध किसान खुशहाल देश। यानी जब हमारा किसान समृद्ध होगा तभी देश खुशहाल बनेगा। कृषि हमारा जीवन है, पशु हमारा धन है, ये कहा जाता है और सच्चाई भी यही है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारी इस कृषि गोष्ठी में कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं और दो बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं अलग अलग क्षेत्र में। खेती हम सदियों से करते चले आ रहे हैं। उद्देश्य यही था कि सभी का पेट भरने के लिए हमें अधिक से अधिक अन्न उपजाना है। इसके लिए कृषि शोध पर जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि उस समय आवश्यकता थी सभी का पेट भरने के लिए। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1951 में जो अन्न का उत्पादन था, यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन था, अनाज का उत्पादन, वो 50 मिलियन टन के आसपास था और आज की स्थिति ये है लगभग 291 मिलियन टन उत्पादन हो चुका है। ये सब हमारे अन्नदाता की देन है, कृषि विशेषज्ञों की देन है, जिसकी वजह से शोध कार्य हुए कृषि क्षेत्र में, क्योंकि 4 गुना उत्पादन बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। और यदि यह उत्पादन न बढ़ता तो शायद सभी का पेट भरना मुश्किल हो जाता, क्योंकि तब से लेकर के अब तक आबादी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, आबादी बहुत बढ़ी है। आज हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका है अन्न उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन की यदि बात करें तो पूरे विश्व में भारत पहले स्थान पर है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन किसानों की स्थिति अभी भी कई क्षेत्रों में उतनी अच्छी नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। जोत का आकार सीमित हुआ है, छोटा हुआ है, जिसकी वजह से कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। सरकार का प्रयास यही रहा है कि अनाज उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, लेकिन परिवारों की जो कृषक परिवार हैं उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ानी बहुत आवश्यक है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए सरकार ने प्रयास किया है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना है। मंडी समिति की बात की जाती है, एमएसपी की बात की जाती है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य फी सरकार हर साल में 2 बार रबी मौसम और खरीफ मौसम में डिक्लेरेशन होता है, घोषणा होती है, ताकि किसान उतने रेट पर अपना उत्पाद जरूर बेचे और नहीं बेच पाता है तो सरकार वो खरीदने के लिए तैयार रहती है। तो इस प्रकार से उद्देश्य यही है कि किसानों की इनकम बढ़े, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो, जीवन के स्तर में सुधार हो, ये सरकार की योजना है। आज इस गोष्ठी में 4 लोग उपस्थित हैं। हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि खेती के तौर तरीके में कितना बदलाव आया है। सबसे पहले जो हमारे किसान हैं रघुपति जी, इनसे हम जानना चाहेंगे कि पहले के दौर के खेती में और आज के खेती के कार्यकाल में क्या परिवर्तन आया है, थोड़ा सा बताएं। पहले जो खेती होती थी वो पुरातन काल से होती चली आ रही और धीरे धीरे वैज्ञानिक पद्धति पर आए लोग। पहले धान जो था बखेर कर ऐसे ही बो देते थे, फिर आए लाइन के द्वारा। जब हम पढ़ते थे तो कहते जापानी ढंग से, तो लाइन से जब धान लगाया गया तो उसकी पैदावार पहले से बढ़ी। धीरे धीरे फिर ये आया, उर्वरक आए, इनकी मात्रा पहले बहुत कम थी, धीरे धीरे लगाया और फिर सिंचाई के साधन बढ़े। अब पहले जो था पूरे दिन में 1 एकड़ जमीन मुश्किल से भर पाते थे, अब एक ही ट्यूबवेल से लगभग 2-4 एकड़ आराम से बढ़ जाता। सबसे ज्यादा फायदा पड़ा इन रेडियो स्टेशन, टीवी से भी नहीं पड़ा। टीवी में और चीज दिखाते हैं, इसमें खेती के संबंध में एक निश्चित टाइम दिया गया कि किसानों के वार्तालाप कराई, उसका रेडियो प्रसारण हुआ और आदमी ने सोचा आज ये बात कही है वैज्ञानिक ने या किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है, तो इसका सबसे ज्यादा खेती किसानी पर असर और उसको किसानों ने माना। बहुत अच्छी बात है आपने कही है कि पैदावार में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कई प्रकार के ऐसे कारण आ गए जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है और किसानों को खेती करने में समस्याएं आ रही हैं। हमारे साथ जिला उद्यान अधिकारी श्रीमती पूजा जी हैं और उनसे हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उद्यान विशेषज्ञ हैं और किसानों के संपर्क में रहते हैं। सब्जी और फलों के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो किसानों की स्थिति क्या है और सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। हमारा किसान भाइयों से यह अनुरोध है कि केवल हम प्रोडक्शन से आगे बढ़ करके जब हम अपनी आय दुगनी करते हैं
तो हमें प्रोडक्शन से आगे की सोचनी है, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो व्यापार है वो किसानों के हाथ में नहीं है, जिसका सारा फायदा जो किसानों को होना चाहिए अपनी फसल का, वो बिचौलिए ही ले जा रहे हैं। किसान जब अपने प्रोडक्ट्स ले करके मंडी में जाता है तो कहीं ना कहीं उसको शोषण का शिकार होना पड़ता है, और इसलिए किसान भाई अगर अपनी मंडियों में, एक बहुत अच्छी योजना उद्यान विभाग की तरफ से है भी और पहले भी थी, ग्रामीण हाट का उद्देश्य बनाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पे किसान भाई आए आगे और एक ग्रुप बना करके एक अपनी हाट की स्थापना करें, जिसमें वो अपनी फसल बिक्री के नियम तय करें और अपने रेट्स तय करें और अपने उससे प्रॉफिट उनको खुद डायरेक्ट मिले। वहीं सरकार की नीति है जो मुख्य रूप से किसान भाइयों के लिए बहुत हितकर है। वो कहते हैं कि प्रोडक्शन हमारे पास हो जाता है तो हमारा बहुत सा अन्न जो स्टोरेज गोडाउन्स हैं उनके ना होने से, अभाव में, स्टोरेज गोडाउन्स के अभाव में या प्रॉपरली स्टोरेज ना करने से वो फील्ड में खराब हो जाता है। जैसे कुछ किसान भाई लहसुन या प्याज की जो खेती करते हैं, वो एकदम से उनको जो रेट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो किसान भाई अपना समूह बना सकते हैं, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिल करके, और उस पे अपना वर्कआउट करके इन प्रोजेक्ट्स को बना करके और अपना लाभ इस पे ले सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारे देश में किसानों से ज्यादा जो सशक्त हैं और जो सक्रिय हैं वो बिचौलिए सक्रिय हैं, मंडी समितियां सक्रिय हैं, तो वो किसानों को किसी भी तरीके से जो उसकी एक्चुअल बिल की चीजें हैं वो उन तक ना पहुंचने देके उनको बहका रहे हैं। उनको जरूरत है इस चीज के प्रचार प्रसार की, ताकि हमारे किसान भाई समझें कि सरकार हमारे लिए कितना कर रही है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और विशेष रूप से जो नई व्यवस्था है खेती करने के तौर तरीके हैं उन पर भी प्रकाश डाला। फिलहाल हमारे साथ जो दूसरे किसान हैं और खेतीबाड़ी सही तरीके से कर रहे हैं, नए तौर तरीकों से कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे सुजीत सिंह जी कि जो आप अपने इलाके में कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं मुख्य रूप से, और जो वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उनका प्रयोग करते हैं अपनी खेतीबाड़ी में। सभी को नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह। मैं एक बात कहना चाहूंगा, वैज्ञानिकों ने राह दिखाई, सरकार ने दिया सहारा, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया देश हमारा। लेकिन इसी के बीच कहीं ना कहीं किसान जो मेहनत करने वाला था उसका पूरा ध्यान नहीं रखा गया। वो इसीलिए आज जो है ये समस्याएं, चाहे आंदोलन की हैं, कुछ भी है, उत्पन्न हो रही हैं। ये तो चलो अलग बात है, उस पर किसान सरकार भी हमें काफी कुछ कर रही है और बहुत कुछ किया है। नहीं तो जो हमारे बुजुर्गों के टाइम पे जो अनाज विदेशों से मंगाया जाता था उसका इतना क्वालिटी जो थी इतनी बेकार होती थी, लेकिन हमारी मजबूरी होती थी कि आयात किया जाए क्योंकि हमारे पास इतना उत्पादन नहीं होता था। ये तो किसानों की मेहनत हुई है, सबने मिलके इसे किया है। अब भी मैं सरकार से ये कहूंगा कि अब भी सब लोग मिलके, वैज्ञानिक है, तकनीक है, सभी का एक संतुलित उपयोग करके आगे भी चला जाए। हमने इस बीच जो पुरानी खेती की तरीके थे उन्हें बदला है। जैसे पहले हल बैल से खेती होती थी, बहुत परिश्रम उसमें लगता था, लेकिन उसके बाद जो तकनीक आई उसे अपनाया गया। उनके उपयोग से और उनके मतलब सहारे से जो खेती आसान होती गई, किसान की जिंदगी काफी आसान हो रही। लेकिन इसी के साथ कुछ नुकसान भी हुए। जैसे शुरू में अपने उर्वरकों का प्रयोग सरकार की तरफ से और विशेषज्ञों की तरफ से दिया गया कि आप इनको उपयोग करें, कहीं ना कहीं उनका उपयोग भी अब अति हो रही है, जिससे भूमि बंजर हो रही है। और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खेती में आ रही हैं, जो अपने कीटनाशक है उनका उपयोग बढ़ गया है बजाय उपयोग के, तो जिससे हमारा खाद्यान्न जहरीला हो रहा है। उसका असर खुद किसान पे भी, क्यों 24 घंटे खेत में रहता है, जब डालता उसकी हवा गंदी हो रही है, वो उसका परिवार उस पर असर आ रहा है और खाने वाले पे भी। तो मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं हम इसका जो नियंत्रण के अंदर इसका उसमें करना था, हमने इसका उपयोग पूरी तकनीक का, वो कहीं कहीं बाहर हो गया है। इसको एक दोबारा से विचार करके सही तरीके से उचित उपयोग किया जाए, जिसमें उर्वरकों का और कीटनाशकों का, ताकि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। बहुत अच्छी बात बताई है कि खेती के तौर तरीके बदले हैं और साथ ही साथ उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। वैज्ञानिकों ने जो राह दिखाई है उसका पालन हुआ है, लेकिन वो राह कभी कभी, चाहे अगर हम उर्वरकों की बात करें तो उसका अंधाधुंध प्रयोग हुआ है जो नुकसानदायक हो रहा है। लेकिन अब किसान इस बात को समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से जैविक जो तरीके हैं उनको अपना करके इस कमी को भी पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मोहसिन जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों का जो उत्पादन बढ़ा है, खेती के तौर तरीके बढ़े हैं, परिवर्तित हुए हैं,
उसमें कितना योगदान रहा है? धन्यवाद डॉक्टर साहब। कृषि विज्ञान गेह केंद्र हमेशा काश्तकारों से जुड़ा हुआ है और काश्तकारों की इनकम बढ़ाने के लिए हम लोग दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस और बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें आप लोग आ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि काश्तकार सिर्फ गेहूं लगाता है जैसे तो सिर्फ गेहूं और धान की ही खेती करता है, बल्कि मैं काश्तकारों से कहूंगा कि गेहूं के साथ इंटरक्रॉपिंग जैसे पॉपुलर या यूकेलिप्टस बांस की खेती भी कर सकता है, जिसमें अधिक इनकम होने के काफी आशा है, उम्मीद है। और मैं जिले के काश्तकारों किसानों से कहूंगा कि आप लोग जब भी चाहें कृषि विज्ञान केंद्र में बेझिझक आ सकते हैं और टेलीफोन नंबर भी हैं आप लोगों के पास, आप लोग टेलीफोन से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि खेती करने में और जो बिक्री करने में उत्पादन है उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? आप देखिए, ये खेती करने में तो थोड़ा सा ये अभी बदला है पैटर्न के, आप पुराल या अवशेष जो फसल के खेत में नहीं जलाएंगे। मतलब एक चली आ रही थी सालों साल से, आराम से आप खेत के अवशेष जला के तुरंत खेत तैयार कर लेते थे, कम डीजल की खपत होती थी। लेकिन उसे बदलने से इतना हमें भी पता चला, वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि इसको इसी में गला के अवशेषों को मिट्टी में ही तो उसकी उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है। तो वो हमने शुरू किया है। उसमें थोड़ी समस्या आ रही है अभी, कुछ जो बड़े बड़े इम्प्लीमेंट हैं जिन्हें आम छोटा किसान नहीं खरीद सकता, या तो सरकार समूह द्वारा मतलब उसमें छूट दे रही है या फिर बड़े किसान उसे खरीद सकते हैं, तो उन्होंने किया है। जो आने वाले समय के लिए मैं तो यही कहूंगा कि कुछ हम भी बदलें, किसान आपस में एक दूसरे से मिलके समूह बनाएं। चीज बदल गई ना, जीवन की पद्धति बदल चुकी है कि आप अकेले ही अपना चलना चाहते हैं। एक पीछे दौर ऐसा आया कि जो पड़ोसी को पता नहीं है पड़ोसी कहाँ गया है, पड़ोसी के घर क्या हुआ। यही समस्या आ रही है कि एकदम से लोग उस समूह की तरफ नहीं आ रहे। एक दूसरे पे विश्वास बनाएं, समूह बनाएं, तो उसमें सरकार भी सहायता देगी। उससे हमें भी आसानी होगी खेती में कि हम लागत कम लगानी पड़ेगी। बजाय हमें खेती के उपकरण एक थोड़े छोटे जोत के लिए खरीदने हैं तो हम मिलकर कुछ लोग ज्यादा जोत हो जाएगी, जमीन ज्यादा होगी तो उस पे उन्हीं थोड़े उपकरणों से हम खेती कर सकेंगे, तो उससे लागत में कमी आएगी। और दूसरा ये है कि पुराल का जो प्रबंधन है इस पे थोड़ा सा अभी सरकार या वैज्ञानिक और किसानों को समझाएं। प्रदूषण तो अगर खेत में हम आग लगाते हैं तो सबसे पहले हम ही और हमारा परिवार उस धुएं से प्रभावित होता है, उसके बाद ही वो बाकी जगह जाता है। और बाकी किसानों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग मिलके समूह बना के, और जो भी समस्याएं कुछ हैं ऐसी हैं कि किसान, सरकार से भी कहना चाहूंगा कि आप कोई भी गांव की नीति या किसान खेती संबंधी बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा किसानों से उसमें कुछ मशवरा लिया जाए। जो अच्छे किसान हैं या जो इसमें समझदार लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, उसके बाद ही एकदम से इसे लागू किया जाए। जो तुरंत लागू करने से अभी समस्या हमारे सामने आ रही है कि कुछ किसान अब इसका विरोध भी कर रहे हैं कि उसमें भ्रांतियां हैं या वो सच्चाई है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कृषि बिल पे अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सुरजीत जी, आपने कृषि बिल 2020 का भी जिक्र किया है और हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार ये चाहती है कि किसानों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो। उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और उनका जो उत्पाद है उसका अच्छा मूल्य कैसे मिले, साथ ही साथ उनका जीवन स्तर कैसे सुधार हो। तो मुख्य बातें जो इस बिल में जो सरकार लाई है, 3 बातें हैं और उनको लेकर के ही चर्चा है। पहला तो है MSP की बात, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है। सरकार का मानना है कि इसकी गारंटी है और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे पहले घोषित किया जाता रहा है वो घोषित हो रहा है और आगे भी घोषित होता रहेगा। कुछ किसान ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि MSP धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो ऐसा सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा चुका है कि ये ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी। दूसरा है कि APMC है, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसके माध्यम से उत्पाद को बेचा जाता है। ये समितियां बनी हुई हैं और 1970 के बाद ऐसे इनका गठन होना शुरू हो गया था। और ये कमेटी ऐसी है जिनके माध्यम से किसान आसानी से बिना बिचौलिए के अपना उत्पादन बेच सकता है और उस मूल्य पर जो MSP सरकार जारी करती है। कुछ लोगों को ये आशंका हो सकती है कि कहीं धीरे धीरे ये मंडी समिति या मंडी के जो व्यवस्था है वो कम हो जाए। सरकार का मानना है कि मंडी की व्यवस्था बनी रहेगी। इसके अलावा यदि किसान चाहता है कि हमें महाराष्ट्र में या बिहार में मूल्य अच्छा मिल रहा है किसी उत्पादन का, तो वहां पर जाकर के अपना उत्पादन बेच सकता है। तो इससे दोहरा लाभ होगा, क्योंकि जब डबल इनकम करनी है, दोगुनी इनकम करनी है, तो कोई न कोई नया
तरीका अपनाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या बात चल रही है, इसके बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। बायर कंपनी जो खेती के बीज इसका देती है मक्का का, उन्होंने मिलकर और कृषि विभाग रुद्रपुर मिलकर विकास भवन में एक मीटिंग की थी कि आपको हम कम से कम 1320 रुपए 14% मॉइस्चर पे मक्का का मूल्य देंगे, इससे ऊपर हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ जी, जब मक्का का उत्पादन इसमें जो ग्रीष्मकालीन धान पे सरकार की रोक की वजह से, मतलब या उसे रोकने की इस वजह से कि पानी नीचे जा रहा है तो इसकी जगह दूसरी खेती की जाए, उन्होंने मक्का को बढ़ावा दिया। इन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो खरीद शुरू हुई 2-3 दिन खरीद करने के बाद इन्होंने उसमें नुक्स निकालने शुरू कर दिए कंपनी ने, और उसका भाव 1000 रुपए कर दिया। बड़ी मुश्किल से कंपनी बायर कंपनी ने मिलकर उसका 1260 रुपए भाव तय करवाया, लेकिन उसमें भी फिर उसके बाद कंडीशनें और लगा दी कि आपके इसमें टूट है, ये है, मतलब कुछ भी नुक्स निकालने शुरू कर दिए। इसी चीज को लेके किसान जो है थोड़ा सा नाखुश है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि कंपनियां आपसे कॉन्ट्रैक्ट करके उसके बाद मुकर जाएं, तो आने वाले समय में मंडियां भी कम हो जाएं, तो किसान कहां जाएगा? यदि कंपनी नहीं किसान का उत्पादन खरीदेगी तो किसान फिर कहां जाएगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये आशंका है, लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से ये वादा किया गया है और ये कहा गया है कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगी। कहीं कहीं पर इस प्रकार की छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से किसानों को उचित जो एमएसपी का मूल्य है वो न मिल पा रहा हो, कुछ ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन सरकार ने ये पूरी तरह से वादा किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बिल के आने के बावजूद भी एमएसपी जारी रहेगी और जो एपीएमसी जो मंडियां हैं ये भी जारी रहेंगी और एमएसपी के आधार पर खरीद होती रहेगी। हमारे साथ जिला उद्यान अधिकारी श्रीमती पूजा जी हैं, जो कृषि बिल 2020 सरकार ने पेश किया है और ये कानून बन गया है, इसके माध्यम से किसानों को क्या क्या फायदे होंगे? जी, मैं बताना चाहूंगी, अभी इन्होंने बात करी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर उन्होंने वो मूल्य नहीं दिया तब किसान का नुकसान होगा। कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट है कि बेचने वाला और खरीदने वाला, वो उनका एक रेट तय किया जाता है और किसान स्वतंत्र है, वो जिससे चाहे उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना चाहे अपना उत्पाद स्वयं बेचना चाहे। इसमें बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस है, कहीं आपको जबरदस्ती नहीं है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से ही अपनी फसल बेचें। आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, स्वयं बेचना चाहें सक्षम है तो स्वयं भी बेच सकते हैं, समूह के माध्यम से बेचना चाहें समूह के माध्यम से, इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस मामले में आगे बन रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर हमें रेट नहीं दिया कंपनी ने तब क्या? आप जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो अगर आपकी कीमत से अगर वो कम कीमत लेते हैं तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे। दूसरी चीज जो किसान बिल में किसान भाई कह रहे हैं कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दलहन तिलहन के लिए जो है 10 गुना कर दिया गया है, गेहूं के लिए 1.77 टाइम्स जो उसका समर्थन मूल्य है वो कर दिया गया है। तो भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे जो भ्रांतियां हैं वो किसानों की समस्या नहीं है, वो समस्याएं हैं बिचौलियों की, क्योंकि इसमें बिचौलियों का रोल कम हो रहा है। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जब ये सब चीजें सामने आ रही हैं किसान भाइयों के, तो किसान भाई आक्रोशित नहीं हैं, बिचौली आक्रोशित हैं। वो माध्यम बना रहे हैं उन किसानों को जो चीजें समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आप आइए, सक्षम स्तर पर जो हमारे जिले में प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आइए, हम लोगों से परिचर्चा कीजिए। और हर चीज लिखित में है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हवाई है, हर चीज लिखित में है। अगर किसी चीज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जा रहा है तो उसी मूल्य पे ही सरकार लेती है। हाँ, क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं देखिए ये दोष हम सबका है, किसान भाइयों का भी है। क्योंकि देखिए कुछ किसान भाई क्या करते हैं, मॉइस्चर अगर उनकी फसल में ज्यादा है तब भी वो उसको काट लेते हैं कि हमारा वेट ज्यादा हो जाएगा फसल का तो हमें उसके अच्छे दाम मिलेंगे। कहीं पे बिचौलिए जो हैं बीच में वो गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं तौलने वाले भी गड़बड़ कर रहे हैं। मॉइस्चर कंटेंट आपका मान लिया 10% है, वो कह रहे नहीं आपका तो मॉइस्चर परसेंट 15% है। तो यहाँ हमें समाधान निकालना है बीच का। पूजा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किसान को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं हम नियमों को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। नियम सही बने हुए हैं, बिल की जो अवधारणा है वो बहुत अच्छी है, लेकिन यह है कि क्रियान्वयन में कहीं न कहीं समस्या आती है। एक समस्या किसानों सामने ये और बार बार आती है कि जैसे पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ किसानों का जो उत्पाद है
लगभग 80-85% MSP पर बिकता है, लेकिन दूसरे प्रदेशों की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत नीचे है। क्या कारण है कि मंडी में किसान MSP पर अपना जो उत्पाद है वो बेच नहीं पाता, बल्कि अपने खेतों से, अपने गांव से, अपने घर से कम रेट पर उसे बेचना होता है, वो मजबूर होता है। कुछ बातें तो आपने बताई है। जी 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 जी, वो मैं बताना चाहूंगी। जैसे जो MSP निर्धारित होना जब होता है तो कई किसानों को पता नहीं चल पाता है कि हमारी फसल का ये मूल्य निर्धारित हो गया है। तो मैंने यही बताया, जो उनके गांव के मनी लैंडर्स होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो किसानों को बरगला करके उनसे पहले ही कहते हैं, अरे आप इस बार तो भाई, जैसे आलू है, वो पहले ही कह देते हैं, अरे इस बार तो पाला पड़ गया है, आपको फसल का मूल्य नहीं मिलेगा। तो किसानों को डरा देते हैं। तो किसान वो उस तरफ फोकस न करके कि हमें ये मिनिमम प्राइस मिलेगा, वो उसको ना जा करके वो उन लोगों के गेयर में आ जाते हैं और उनसे वो कहते हैं, अरे तुम्हें दिक्कत होगी, तुम ऐसा करो, तुम्हारी अभी बेटी की शादी है या कोई ऐसी समस्या है तो हमसे पैसे उधार ले लो, और जब अपनी फसल लो, अरे वो मुनाफा जो है वो तुम्हें मिलेगा, हम तो घाटा भी उठा लेंगे, तुमसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके की बातें मीठी करके किसान भाइयों को बहुत सावधान रहना है मीठी बात करने वालों से। सरकार आपको फ्री कर रही है, इन बिचौलियों से बचाने के लिए प्रयासरत है और बहुत जागरूक होना पड़ेगा। हमें इस बिल को पूरा पढ़ना पड़ेगा। सही बात आपने बताई है कि उत्पादन में तो हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, उत्पादन बढ़ता है, लेकिन कभी कभी उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है। MSP पर अगर उनका सारा उत्पादन बिकता है तो निश्चित रूप से वो समृद्ध हो जाएंगे और उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। रघुपति जी, आप चूंकि इस फील्ड के यानी कि प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, प्रगतिशील कृषक हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का जो उत्पाद है बिक नहीं पाता है या और कुछ समस्याएं आती हैं। क्या लगता है कहाँ कहाँ समस्या होती है? ऐसा है, मैं लागत आयोग मूल उसका बोर्ड का मेंबर था, तो मैंने यही बात कही थी कि आप ये तय कर रहे हैं इतना रेट होना चाहिए, परंतु उत्तर प्रदेश में तो 20-22% खरीदते हैं, बाकी गेहूं कहाँ जाए या बाकी धान कहाँ जाए। तो वो समस्या ऐसी है कि यहाँ पर लाइन लगती है, वो कहेगा आपका 20 दिन बाद नंबर है और उसके लड़के की शादी है 10 दिन या लड़की की, तो 20 दिन के बाद में फिर उसका पैसे का पता। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। क्यों है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ बातों को लेकर समाधान नहीं है। पूजा जी बताएं। उसका तरीका यही है, हमारी सरकार ने एक नीति लाई है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म कृषि उन्नयन योजना। इसमें जो छोटे किसान हैं 10 लाख तक का उनको इकाइयों पर, छोटी इकाइयां जो लघु इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं, खासतौर से जैसे शहद के लिए करना चाहते हैं आप लोग, तो शहद के लिए आप 4 किसान भाई, 10 किसान भाई इकट्ठे हो करके जो शहद का प्रोडक्शन करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो एक इकाई बना सकते हैं। उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। वो बना के आप अपनी ब्रांडिंग करिए। ब्रांडिंग के लिए हमें अपना उद्योग लगाना होगा। बहुत कम लागत में आप इकट्ठे होकर के इसे लगा सकते हैं, इसकी विशेषताएं बता सकते हैं कि आपकी सब्सिडी आएगी, उस पर 35% सब्सिडी आ रही है, आपका व्यापार चलेगा, आप अपने नाम से जाने जाएंगे, अपने शहद के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि आपको जरूरत है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। देखिए, आप जानते हैं जो ढाबा सबसे अच्छी क्वालिटी का खाना बेचता है उसी का चलता है। हाईवे पे तमाम ढाबे होते हैं, लेकिन जिसने अपनी क्वालिटी मेंटेन करी वही चलता है। आप छोटे छोटे अपनी पैकिंग साइज रखिए, 100 ml के अपने पाउच बनाइए, पैकेजिंग अपने रखिए, उनको बेचिए। हमें बदलती हुई परंपरा के हिसाब से चलना है। जब आपका शोषण हो रहा है, व्यापारी अगर आपके शोषण कर रहे हैं, तो आपको मार्केटिंग या तो स्वयं करें या फिर उस प्रोडक्ट को हम प्रिजर्व करके आगे के लिए रख लें। आप कोल्ड चेन में रख लीजिए, आपको 2 महीने बाद उसका अच्छा रेट मिलेगा। मैंने देखा है जब मटर का उत्पादन ज्यादा होता है तो उसको छील करके रख करके अपने फ्रीजर में गांठी बांध करके रख देते हैं, तो वो एक छोटा स्टेप है जिसमें 3-4 महीने तक मटर सुरक्षित रह जाती है। इवन हमारे फूड प्रिजर्वेशन के सेंटर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, वो बॉटलिंग और कैनिंग का भी काम करती हैं। आप अपनी मटर ले जा करके बॉटलिंग करा सकते हैं, फ्रोजन मटर को आप रख सकते हैं। आपकी बात टोक रहा हूँ जी, हमारे क्षेत्र में मटर बहुत होती है। जी जी, मैं जानती हूँ बिलासपुर में बहुत मटर होती है। कभी तो भाव 20 रुपए, जी बिल्कुल बिल्कुल, 15 रुपए, कभी 2 रुपए। बिल्कुल, मटर की बीज का भाव लगभग 14,000 रुपए। जी जी जी, 14,000 रुपए। तो यही कहना चाहूंगा कि मटर की हमने फ्रोजन वालों से भी पता किया, वो कह रहे हमारी क्षमता बहुत कम है, हम सिर्फ थोड़ी मात्रा में रोज लेते हैं, उतनी हमारी जो मशीनों की क्षमता कम है, इसलिए हमें औने पौने दाम पे मटर बेचनी पड़ती है। खेती से भी कठिन काम है पशुपालन। बिल्कुल, क्यों, मुझे भी सन 83-82 से पढ़ाई, तो हमारे यहाँ गाय का दूध अगर डेयरी वाला आता है मुश्किल से फैट पे 20 से 22 रुपए, दूधिया हमें 25 रुपए दे रहा है।
4 साल हो गए 25 पे ही दूध जा रहा है गाय का। और सबसे कठिन काम जो हमने भी देखा है, बुजुर्ग तो इसलिए करते थे कि उन्हें बाहर जाना आना नहीं था। आजकल आपने देखा समाज भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। कहीं किसान के बच्चे भी जाना आना जो है, मतलब हर चीज मतलब तेजी से तकनीक का दौर बदल रहा है, वो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसान का बच्चा भी चाहता है कि मैं भी अच्छा फोन लूं पढ़ाई के लिए, कुछ भी उसे जरूरत है। तो उसमें क्या होता है कि हम जानवरों की तो हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है, पक्का उसे देखना होता है। अफसोस तब होता है कि इतनी मेहनत करने पे हम जब दूध को 20-22 रुपए बेचते हैं और एक पानी की बोतल बाजार से खरीदते हैं तो 20-22 रुपए पानी की बोतल बिकती है। थोड़ी सी कहीं ऐसा है जी, पूरा सिस्टम जो है एकदम से हमने कुछ बदला कि हमने उर्वरकों पे ध्यान दिया, कुछ किस्मों पे ध्यान दिया, खाद्यान्न हमारा आत्मनिर्भर हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि अब ऐसा समय है, किसान को ये भी सलाह दी जाए कि आप खाली धान या गेहूं लगातार बो रहे हैं, इतनी मात्रा में बो रहे हैं कि सरकार ने सीमा तय कर दी 1 एकड़ पे 22 कुंटल ही खरीदेगी और अच्छी किस्मों का उत्पादन इससे ज्यादा हो रहा है। पूजा जी, सुरजीत जी ने कई सारी समस्या एक साथ रख दी है, संक्षिप्त में इसका जवाब दीजिए। बताती हूँ। जैसे आपने मटर की बात की तो हम पहले मटर की बात करते हैं। देखिए, आपकी मटर, आपने जैसे सपोज F1 सीड लिया, ठीक है, F1 सीड से जब आपने मटर ली तो वो सर्टिफाइड सीड में बनेगी। मैम सिर्फ सब्जी की मटर उगाते हैं। नहीं, अब वही बात है ना, तो हमें उसको बीज हमें डाइवर्सिफाई करना ना पड़ेगा अपने आप को। देखिए, सारी तो सब्जी में खपत नहीं हो सकती, इस चीज को मान के आपको चलना पड़ेगा कि आपको अपनी फील्ड का, देखिए हम कहते हैं ना, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपनी सारी चीजें एक बास्केट में ना रखें। जी। हम लोग देखिए क्या करते हैं, अपना सोना, अपने पैसे क्या एक जगह रख के जाते हैं? नहीं। भाई कुछ बैंक में रखा होता है, ठीक, कुछ हम जो है अपने रिश्तेदारों में बांट देते हैं कि भाई तुम्हें जरूरत पड़ी ले लो, कुछ अपने पास रखा। एक जगह नहीं रखते ना कि भाई डाका पड़ जाएगा, चोरी हो जाएगी। ऐसे ही फसल है, हमें कुछ खाने के लिए, कुछ बीज के लिए डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा। तो जब आप सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जब आपने उससे टैगिंग करा ली, सर्टिफिकेशन करा लिया, तो आपको चाहे वो टैगिंग मटर हो, चाहे वो टैग्ड आलू हो, उसका रेट आपको निश्चित रूप से ज्यादा मिलेगा। जो किसान भाई बोते हैं वो उसकी वैल्यू जानते हैं कि टैग की कीमत क्या होती है। सर्टिफाइड सीड या F1 सीड या F2 सीड या ब्रीडर सीड की कीमत निश्चित तौर पे जो आम सीड्स होते हैं उनसे ज्यादा होती है। जी। आपकी समस्या से और पूजा जी के जवाब से और स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि किसान जिस तौर तरीके से काम करते चले आ रहे हैं उससे हटना नहीं चाहते हैं। यदि तरीका बदले और दूसरे फसलों पे जाए तो उत्पादन भी बढ़ेगा और उसका मूल्य भी अच्छा मिलेगा। अगर हम एक ही चीज को गेहूं उत्पादित करते चले जाएंगे तो फिर उसका रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। एक सीमा के बाद अच्छा उत्पादन होगा लेकिन फायदा नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर के पूजा जी का भी यही कहना है कि आप यदि मटर ज्यादा पैदा करते हैं तो सिर्फ सब्जी के रूप में नहीं, बल्कि उससे कई ऐसे प्रोसेसिंग करें, ऐसा उसका प्रसंस्करण करें जिससे दूसरे उत्पाद बनाया जाए तो उसका बाजार में अच्छा मूल्य मिलेगा। अलग हट के सोचना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को, तभी वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे, अन्यथा उत्पादन तो बढ़ता चला जाएगा। जिसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं या दूसरे जो रिसर्च सेंटर हैं वहां के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उत्पादन में वृद्धि कर दी है, लेकिन उसका सदुपयोग और उसका जो क्रियान्वयन है दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और समृद्ध हो पाएंगे। और यही हमारा आज की गोष्ठी का जो उद्देश्य है कि समृद्ध किसान खुशहाल देश। हम समृद्ध होंगे तभी हमारा देश खुशहाल होगा। इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। जरूरत है जानकारी की। अगर आप जागरूक होंगे हमारे किसान तो हम नए नए जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उसका इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम इस कार्यक्रम में आए अपने दोनों प्रगतिशील कृषक रघुपति जी, सुरजीत सिंह, आपका धन्यवाद देते हैं। केवीके के प्रभारी डॉक्टर फैज मोहसिन और जिला उद्यान अधिकारी रामपुर श्रीमती पूजा जी, आपने बहुत अच्छी चर्चा की और जो हमारे किसानों के जिज्ञासाएं थी, सवाल थे, उनका हल बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।